नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले ये हमें जान लेना चाहिए। संज्ञा का अर्थ है नाम, नाम बोधक। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखाई देने वाली, न दिखाई देने वाली, सिर्फ महसूस की जाने वाली। यहाँ तक कि जिन चीज़ों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उस तरह से हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस नहीं की जा सकती हैं, उनका भी हम कुछ न कुछ नाम देते हैं। तो वे सारे नाम होते हैं। वो न दिखाई देने वाली चीज़, जिस तरह से जैसे मान लीजिए एक डार्क मैटर कहा जाता है विज्ञान की दुनिया में, वो न दिखाई देती है न ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस होती है, लेकिन उसका भी हमने एक नाम दे रखा है। तो नाम क्या करता है, वो किसी चीज़ को अन्य बहुत सारी चीज़ों से अलग कर देता है, उसको एक विशेष पहचान दे देता है। उस विशेष पहचान के कारण हम उसे अलग से जानने लगते हैं कि हाँ, ये चीज़ ये है। तो संज्ञा का अर्थ नाम हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। तो विकारी शब्द का अर्थ सबसे पहले जान लेना यहाँ ज़रूरी होगा। विकारी अर्थात परिवर्तन वाला, जो परिवर्तनीय हो। तो विकारी शब्द, व्याकरण में विकारी शब्द उसको कहते हैं जो लिंग, वचन या कारक आदि के प्रभाव से अपना रूप बदलता है। जैसे लड़का तो लड़के हो गया, माता माताएं हो गईं, तो ये रूप बदल रहा है, तो ये विकारी शब्द हुए। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा आती है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे आते हैं। तो संज्ञा क्या है? वो विकारी शब्द है, यानी इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो विकारी शब्द है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यानी इनके नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी भाव या भावना का नाम या किसी जीव के नाम का हमें पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है विशेष वस्तु। तो विशेष का अर्थ है एक निश्चित कोई एक वस्तु जिसके नाम से हम दूसरों को भिन्न करें। वस्तु का अर्थ यहाँ आता है, वस्तु के अंतर्गत यहाँ प्राणी, पदार्थ और गुण भी आते हैं। वस्तु में प्राणी, पदार्थ और गुण भी आते हैं। किसी प्राणी का, किसी पदार्थ का या फिर किसी गुण का नाम भी आता है वस्तु के अंतर्गत। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे रमेश। तो रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है, भारत देश का नाम है, सिंधु नदी का नाम है। मानव क्या है? मानव जाति का एक नाम है, पूरी मानव जाति के लिए। पशु जाति भी है एक, पशु जाति में भी भिन्न भिन्न हैं। उसी तरह चोर क्या है? एक कार्य है, चोरी करना। चोर एक जो दूसरों को बिना पूछे उसकी चीज़ें ले लेता है और फिर उसको बताता भी नहीं है, तो वो हो गई चोरी। लंबाई जो है, ये आपका जो है आकार के बारे में बता रहा है। ये बुढ़ापा अवस्था बता रहा है, दशा के बारे में। सभा जो है वो लोगों के समूह को बता रहा है। पानी जो है एक द्रव्य है। इस तरह से ये सारे हुए नाम। तो ये है संज्ञा की परिभाषा। अब आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा को हिंदी व्याकरण में मुख्यतः 5 प्रकारों में बांटा जाता है। इसके 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 5 भेद हैं। आज हम इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहली संज्ञा का पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है? इसकी परिभाषा होगी, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। किसी एक व्यक्ति या वस्तु, यहाँ व्यक्ति एक होगा, अनेक नहीं होंगे। जिससे किसी एक, यानी वो संज्ञा अर्थात वो नाम जिससे किसी एक ही व्यक्ति के बारे में हमें पता चले या फिर एक ही वस्तु के बारे में हमें बोध हो, पता चले, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए सुरेश, सुरेश कहने से हमें एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उसी तरह पूर्व, ये बताता है कि पूर्व ये दिशा है।
4 दिशाओं में से एक दिशा है ये। तो पूर्व कहने से हमें उसी दिशा के बारे में पता चलता है, चारों दिशाओं के बारे में नहीं पता चलता। फिर भारत है, भारत एक देश को बतलाता है। भारतीय जो है एक राष्ट्रीय जाति है, भारतीय जाति। उसी तरह अमरीकी हो जाएगा, जापानी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। फिर हिंद महासागर क्या है? ये महासागरों की एक जातियों में से विशेष एक महासागर है। हिंद महासागर कहने से हम एक महासागर को ही जानते हैं। उसी तरह गंगा नदी है, हिमालय पहाड़ है, पर्वत, वाराणसी जो है एक शहर का नाम है, गोदान एक पुस्तक का नाम है, विश्व युद्ध जो है ये एक घटना को बता रहा है, जुलाई महीने को बता रहा है, होली पर्व या त्यौहार को बतला रहा है। तो ये सब हैं। अब ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किन किन रूपों में आ सकती हैं, किन किन रूपों में हो सकती हैं, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो कौन से होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम होंगे, जैसे सुरेश हुआ, दिनेश, महेश, गणेश, राजेश, एल्बर्ट या फिर स्टीफन, ये सब नाम होंगे व्यक्तियों के। एक व्यक्ति के नाम का पता चले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिशाओं के नाम होंगे, जैसे यहाँ देखा आपने पूर्व, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम होंगे, ये सब व्यक्तिवाचक। देशों के नाम, भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, ये सब देशों के नाम हुए, ये सारे व्यक्तिवाचक। फिर समुद्रों और नदियों के नाम, समुद्रों में हिंद महासागर आ गया, प्रशांत महासागर हो जाएगा। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम। पर्वतों के नाम में हिमालय पर्वत आ जाएगा, कंचनजंगा आ जाएगा, इसी तरह से और भी दूसरे नाम। फिर नगरों और सड़कों के नाम, नगरों के नाम में वाराणसी है, कोलकाता है, इसी तरह से सड़कों के नाम में महात्मा गांधी रोड या फिर और कोई दूसरे नाम। सड़कों के, आप जहाँ रहते हैं, आपका घर जहाँ पर है, आपके घर के सामने वाली सड़क का भी कुछ न कुछ नाम होगा, तो वो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम आएंगे इसके अंतर्गत। पुस्तकों में आ गया आपका रामचरितमानस हुआ, गोदान हुआ, कामायनी हुई, ये पुस्तकों के नाम हैं। समाचार पत्रों में आपका आ जाएगा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, उसी तरह से आपका अंग्रेज़ी में आ जाएगा द हिंदू आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब समाचार पत्रों के नाम। तो ये इससे एक ही समाचार पत्र के बारे में हमें पता चलता है। युद्धों और घटनाओं के नाम में वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये घटनाएं हैं, युद्ध हुए हैं। घटनाओं के नाम, जैसे घटनाओं के नाम में आएगा अक्टूबर क्रांति हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति, ये घटनाएं हैं। दिनों और महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब दिन हुए। महीनों में जनवरी, फरवरी, ये सब नाम होंगे व्यक्तिवाचक। त्योहारों में आ गया आपका होली, त्योहारों और पर्वों में होली, दीपावली, इस तरह से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सब आएंगे। और राष्ट्रीय जातियों के नाम, इन राष्ट्रीय जातियों के नाम का अंतर्गत, इनके अंतर्गत क्या क्या आएगा? भारतीय, अमेरिकी, जापानी, ये सब क्या है? एक विशेष राष्ट्र की जातियाँ कहलाती हैं। हम भारत में रहने वाले चाहे जिस भी धर्म या संप्रदाय के हों, हम सभी भारतीय हैं, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय जाति है। ठीक है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करता हूँ ये व्यक्तिवाचक आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, एक ही प्रकार की। तो ये एक ही प्रकार की व्यक्तियों और वस्तुओं का बोध कराता है, यानी इसमें एक से अधिक होने चाहिए। वो एक विशेष समूह हो सकता है, एक विशेष प्रकार की जाति का बोध कराता है। जैसे देख लीजिए, मनुष्य है, मनुष्य कहने से हमें क्या पता चलता है? ये संसार के समस्त मनुष्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये मनुष्य जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। घर, घर कहने से संसार के समस्त घर हो जाएंगे, सभी तरह के घर, छोटे बड़े जो हैं, ये सारे घर आ जाएंगे। पहाड़ कहने से संसार के सारे पहाड़, कोई एक विशेष पहाड़ नहीं। जब हम ये पहाड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई भी पहाड़ हो सकता है, संसार के सारे पहाड़ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पहाड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह नदी, नदियाँ तो बहुत सारी हैं, हज़ारों लाखों नदियाँ हैं इस देश में और दुनिया भर में। तो ये नदी जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा, ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में हम क्या देख रहे हैं चीज़ें, अंतर? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी एक विशेष
व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराता है। लेकिन जातिवाचक क्या है? एक ही प्रकार के, अर्थात उस जातिवाचक संज्ञा में उस समूह में जितनी भी सारी जो हैं स्थिति, चीज़ें, उपस्थिति है जो, वो सभी आ जाएंगे। संसार की सभी चीज़ें उस जाति से संबंधित होंगी जो आ जाएंगी। मनुष्य के अंतर्गत संसार के सभी तरह के मनुष्य आ जाएंगे, जिस भी देश में जहाँ भी रहते हों। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है अब उन किस किस रूप में आएगी वो हम देखते हैं। तो कौन कौन सी होंगी जातिवाचक संज्ञा? सबसे पहला है संबंधों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। तो संबंध, जिसको रिलेशंस कहते हैं, तो जैसे बहन एक संबंध बताता है, उसी तरह भाई भी एक संबंध बताता है। तो ये जो शब्द है बहन, ये बहन जातिवाचक संज्ञा है। फिर भाई जातिवाचक हो गया, माता पिता, ये सारे शब्द जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि माता पिता कहने से ये शब्द जो है पूरे समस्त माता समस्त पिताओं का बोध कराता है। उसी तरह से जुलाहा, जुलाहा क्या है? ये एक व्यवसाय का नाम है। जुलाहा क्या करता है? कपड़े बुनता है, तो वो एक उसका विशेष व्यवसाय है। संसार के समस्त जुलाहे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मंत्री जो है, अब मंत्री तो हर राज्य में तरह तरह के मंत्री हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, तरह तरह के मंत्री हैं हर राज्य में, हर देश में। तो मंत्री क्या है? एक पद का नाम है। तो इसमें संसार के सभी मंत्री आ जाएंगे मंत्री शब्द में। मंत्री कहने से हमें संसार के सभी मंत्रियों का बोध होता है, इसलिए मंत्री जातिवाचक संज्ञा। ठग क्या है? ठग एक कार्य है। ठगना यानी दूसरों को धोखा देना, चीट करना। तो ठग एक कार्य है, सभी तरह की ठगी आ जाती है इसके अंतर्गत। सरकारी कार्यालयों में जो ठगी होती है वो, या फिर सामान्य जीवन में समाज के भीतर और दूसरी तरह की जो ठगी होती है वो सारी आ जाएंगी इसके अंतर्गत। तो ये एक विशेष जातिगत कार्य का बोध कराता है ठग। ठीक है, अब दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा किस तरह का होगा? पशु पक्षियों के नाम जो होंगे वो जातिवाचक होंगे। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा जो है, घोड़ा कहने से हमें संसार के सभी घोड़ों का पता चलता है, बोध होता है। घोड़े भी तरह तरह के होते हैं संसार में, केवल रंग का ही भेद नहीं है, उनके नस्ल का भी भेद है, उनके आकार प्रकार में भी काफ़ी अंतर होता है। लेकिन घोड़ा कहने से हम पूरे संसार के घोड़ों का बोध करवाता है ये घोड़ा हमें। उसी तरह गाय है, संसार की समस्त गायें। कौवा, संसार के समस्त कौवा, तोता, मैना, ये सब क्या है? जातिगत नाम है, पशु पक्षियों के जातिगत नाम हैं ये सारे। तीसरा देखते हैं वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम भी क्या होंगे? जातिवाचक होंगे। जैसे मकान, मकान कहने से संसार के सभी तरह के मकान हो जाएंगे। मकान हुआ या घर हुआ, ठीक है, सभी तरह के घर, झोपड़ी हो जाएगी, पक्के घर हो जाएंगे, बड़े बड़े भवन हो जाएंगे, सरकारी भवन, सारे सब मकान। पुस्तक, पुस्तक संसार के सारे पुस्तक, तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, लेकिन पुस्तक कहने से संसार के समस्त तरह की पुस्तकों का हमें पता चलता है। घड़ी भी संसार की तरह तरह की घड़ी, हाथ घड़ी, दीवाल घड़ी, सभी घड़ियाँ, और भी जितनी तरह तरह की घड़ियाँ हैं सब। कलम, कलम जो है ये भी जातिवाचक शब्द है। कलम कहने से हमें नहीं पता चलता है कि कौन सी कलम, कौन सी विशेष कलम, यानी ये कलम पूरे समस्त जाति का बोध कराती है हमें। फिर है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन होता है, तो तरह तरह के मोबाइल फ़ोन हैं, लेकिन फ़ोन जो शब्द है ये जातिवाचक है, क्योंकि ये हमें क्या है? फ़ोन की समस्त जो प्रकार हैं सभी का एक सम्मिलित जाति का पता चलता है हमें। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों में क्या क्या आएंगे? तूफ़ान, तूफ़ान के भी नाम दिए जाते हैं ना। अभी जो हाल फिलहाल में तूफ़ान आया, उस तूफ़ान को हम लोगों ने आम्फान नाम दिया, जो भारत में आया था। तो तूफ़ान का नाम दिया, तो वो जो नाम दिया आम्फान, तो आम्फान तूफ़ान जब होगा तो आम्फान तूफ़ान वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन सिर्फ अगर तूफ़ान है शब्द तो इसका अर्थ हो गया ये जातिवाचक है, क्योंकि इससे हमें किसी विशेष तूफ़ान के बारे में नहीं पता चलता है, सभी तरह के तूफ़ान इसमें शामिल हैं। उसी तरह बिजली, बिजली आकाश से गिरती है। अब हम क्या बिजली का नाम देते हैं? कितनी तरह की बिजलियाँ गिरती रहती हैं, हज़ारों लाखों बिजलियाँ चमकती हैं आकाश में। उसी तरह वर्षा है, वर्षा भी, तो वर्षा भी जातिवाचक है। भूकंप, भूकंप आता है तरह तरह से, कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, अलग अलग प्रभाव क्षेत्र होता है, अलग अलग उसकी शक्ति होती है, उसके प्रभाव होते हैं। फिर ज्वालामुखी है, तो ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं।
आइए अब देखते हैं अगला भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुण या धर्म, तो गुण या धर्म को हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये गुण या धर्म ये दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों का अर्थ यही है, यानी गुण ही समझ लीजिए। दशा या व्यापार जो है अथवा, ये दोनों का अर्थ भी उसी तरह आएगा कि दशा होगा या व्यापार, किस तरह का कार्य व्यापार चल रहा है, ये सब आए। तो जैसे लंबाई, लंबाई क्या बताता है? किसी आदमी की जो है अवस्था बतलाता है कि वो कैसा है, उसका आकार। बुढ़ापा उसकी दशा बतलाता है, बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, बचपन। नम्रता, ये नम्रता क्या है? उस आदमी के स्वभाव को दर्शाता है। मिठास, मिठास जो है हमें बताती है किसी वस्तु की का गुण बतलाता है। ठीक है। समझ, चाल, ये सब क्या है? हमें बतलाते हैं किसी चीज़ के दशा या व्यापार का। ठीक है। यहाँ गुण शब्द का अर्थ जो है वो एक ही है, धर्म और गुण ये पर्यायवाची हैं। तो क्या है? सभी चीज़ों का एक गुण होता है, हम जानते हैं। जैसे मनुष्य का गुण क्या है? उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है। उसी तरह हर पदार्थ का कुछ न कुछ गुण होता है। सूर्य का गुण जो है वो ताप है, ऊर्जा है, रोशनी है। उसी तरह से हर चीज़ का कुछ न कुछ गुण होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। गुण का अर्थ सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं यहाँ, गुण यानी उसमें कुछ जो बुरी बातें जो होती हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर से देख लीजिए उदाहरण क्या है? लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सब। अब आते हैं अगला भेद, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, उनके समूह, यानी उस शब्द से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो रहे हैं। तो ये आता है व्यक्ति समूहवाचक संज्ञा। तो समूह में क्या क्या रहेंगे समूह? तो व्यक्तियों के समूह, सबसे पहले व्यक्तियों के समूह। तो व्यक्तियों के समूह में है सभा। तो सभा क्या है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभा नहीं हो सकती, या दो व्यक्ति भी सभा नहीं कर सकते। कई व्यक्ति मिलेंगे वहाँ, एक जगह जमा होंगे, तो वो सभा कहलाएगी। तो सभा में क्या होता है? समूह का बोध होता है, समूह का भाव होता है। उसी तरह दल भी क्या है? एक से अधिक लोगों के एक संगठन का रूप होता है दल। फिर गिरोह है, डाकुओं का गिरोह, डाकू होते हैं, डाका डालते हैं, तो वो अकेले डाका नहीं डालते हैं, उनका एक पूरा दल होता है जिसमें बहुत से लोग होते हैं। तो ये व्यक्तियों के समूह के शब्द हैं, ये सब नाम हैं, सभा, दल, गिरोह। तो समूहवाचक संज्ञा होंगे ये सारे। इसके बाद वस्तुओं का समूह जो है वो क्या क्या होगा? गुच्छ, अंगूरों का गुच्छ, अंगूर होते हैं वो गुच्छे में रहते हैं। उसी तरह कुंज है, फिर मंडल है। ये सभी जो है दलगत बातों को बतलाता है। व्यक्ति जो है अपना एक मंडल बना लेंगे, एक समूह बनाएंगे, और उस समूह के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाएंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे और आगे कार्य करेंगे। तो ये मंडल उसका रूप हुआ। तो ये सारे जो होंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य नाम से ही पता चल रहा है, ये द्रव्य अर्थात चीज़ें होती हैं। तो द्रव्य, लिक्विड, ऐसे तो द्रव्य का अर्थ जो है वो तरल होता है। तो यहाँ जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो परिभाषा में हम देख रहे हैं कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। तो ये नाप तौल को ध्यान में रखना है, जिसको नापा जा सके, तौला जा सके, इस तरह की वस्तुओं का पता हमें चलता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेज़ाब, ये सारी चीज़ें हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा है विशेषण पढ़ते समय कि ये सब जो है मापने वाली चीज़ें, नापने वाली चीज़ें अलग अलग हैं। ये कुछ चीज़ों को हम जो है वज़न उनका मापते हैं। तरल चीज़ों के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, गैलन का प्रयोग करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं ये सारी चीज़ें। ये सारे नाम
हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। आशा करता हूँ दोस्तों आपको संज्ञा और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा काम ठीक लगा हो आपको, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि मैं कौन कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। धन्यवाद।